Hello students, welcome to my channel. My name is Ranjana and I'm your biology teacher. I hope आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। लास्ट तक के हमने वीडियो में जो देखा था वो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से रिलेटेड था और उसमें हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है एंड देन उसके बाद हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था, राइट। तो अब हम आगे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, राइट। मतलब ह्यूमन किस तरीके से रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें हेल्प करते हैं, तो ये सारी चीजें और पूरा जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन इसके बारे में सुनते हैं तो एक ही क्वेश्चन दिमाग में आता है सबसे पहले, दैट इज लाइक व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इतना तो सबको पता है कि हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। हम नोज के थ्रू इनहेल करेंगे, राइट, एंड देन उसके बाद वो जो आपने एयर इनहेल की है जिसमें क्या है, आपको मेनली क्या चाहिए, ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो वो जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक जाएगी, देन उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से हम क्या करेंगे, बॉडी से रिमूव कर देंगे, राइट। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, O2 इनहेल करेंगे एंड CO2 रिमूव करेंगे और ये एक फिजिकल प्रोसेस है। कोई भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस नहीं होगा हमारी बॉडी में। बट जो रेस्पिरेशन है उसमें ब्रीदिंग तो है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन के अंदर, बट उसके अलावा कुछ केमिकल प्रोसेस भी होता है, यानी उसमें एनर्जी बनती है, ATP बनती है, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, बेसिकली इट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज होते हैं जो मिल करके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, उसके थ्रू हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं। ओके, सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम is a network of organs and tissues that help us breathe. The primary function of this system is to introduce oxygen into the body and expel कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। तो मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और CO2 रिमूव करेंगे बॉडी से। तो यही जो पूरा प्रोसेस है ये किसके थ्रू होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी, हम बोल सकते हैं एक तरीके से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब इस ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या टिश्यूज होते हैं, वो सारा हम देख लेते हैं। सो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज द फॉलोइंग मेन स्ट्रक्चर्स: नोज, माउथ, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। एंड इसके अलावा लंग्स के अंदर होती है एल्वियोलाई, छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, ठीक है। वही मेन साइट है गैस या गैशियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। मतलब वहीं पे जाकर के O2 जो है एल्वियोलाई से जाएगी, आपके ब्लड में मिक्स होगी और ब्लड से CO2 जो है वो एल्वियोलाई में आएगी और फिर उसको आप बॉडी से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये एक एक जो पार्ट्स है ना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, या जो एक एक ऑर्गन है, इन सबको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही डायग्राम है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फर्स्ट हम ये ह्यूमन का जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। अब इसमें देखो नेजल कैविटी लिखा हुआ है, तो ये क्या है, जो हमारा नोज है, नोस्ट्रिल्स जो है उसके पीछे की जो अंदर की कैविटी होती है ना, ठीक है, कैविटी मीन्स एक खाली जगह। तो ये जो कैविटी आपको यहाँ पे दिख रही है, ये ही इसी को हम क्या बोलेंगे, नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। नोज का एरिया है तो नोज के लिए हम नेजल वर्ड यूज करते हैं, तो नोज के पीछे जो अंदर की कैविटी है उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। फिर नेजल कैविटी से हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहां पे प्रेजेंट होगा फेरिंग्स। फेरिंग्स अगर आपने ध्यान से पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर या मेरे लास्ट वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको याद आ जाएगा फेरिंग्स क्या है, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था ना, क्या होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, एक ऐसा स्पेस बोल सकते हैं, ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का जहां पर एयर और फूड दोनों मिक्स होते हैं। मतलब एयर और फूड दोनों उस जगह से जाते हैं, फिर आगे जाकर के वो सेपरेट हो जाता है। जैसे कि हम माउथ से क्या करते हैं, फूड इनटेक करेंगे तो वो फूड जब जाएगा अंदर माउथ से तो फेरिंग्स में जाएगा, फिर फेरिंग्स के बाद नीचे जो है आपका फूड पाइप में जाएगा। एंड जब नोज से जब आपने एयर इनहेल किया तो वो भी फेरिंग्स में जाएगी, फिर उसके बाद वो ट्रेकिया यानी कि आपके विंड पाइप में जाएगी। तो यहाँ पर फेरिंग्स में क्या होता है कि फूड और एयर दोनों मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो आगे जाकर के सेपरेट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद
क्या है, लेरिंग्स, ये आपको दिख रहा होगा। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उसकी वजह से आप जो है बोल पाते हैं। अभी जो मैं बोल रही हूँ, आप किसी से भी बात करते हो, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये लैरिंग्स में जो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसी की वजह से होता है। फिर लैरिंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, ट्रेकिया या विंड पाइप भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। मतलब वहां से क्या है, एयर नीचे की तरफ जाएगी। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है, दिस वन, ये पूरा, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसी को ट्रेकिया बोलते हैं। इन ट्रेकिया में छोटी छोटी रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, सी शेप्ड रिंग होती है इस तरीके की, सी शेप्ड रिंग मिलेगी आपको ऐसी। तो इनको क्या बोलते हैं हम, कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ठीक है, ये क्यों होती है, कैसे होता है, ये हम आगे जब ट्रैकिया डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद ट्रैकिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रही है ना, दो ब्रांच में, इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। फिर वो ब्रोंकाई भी आगे बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं, तो वो उनको बोलते हैं ब्रोंकियल्स। फिर ब्रोंकियल्स के एंड में ना छोटे छोटे एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सॉरी, छोटे छोटे एयर सैक या बलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये है एल्वियोलाई का। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना, ग्रेप्स की तरह से समझ लो, ग्रेप्स होते हैं ना, उसके जैसे समझ लो, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, ये होते हैं एल्वियोलाई। ये एयर सैक्स होते हैं, इसके अंदर जाकर के जो आपने नोज से जो एयर ली थी, वो नोज से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, फिर एंड में इनके पास आ जाएगी एल्वियोलाई। और फिर इन एल्वियोलाई पे ना बहुत सारी जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो अटैच रहती है, तो उनसे एयर डिफ्यूज होकर के ब्लड वेसल्स में चली जाएगी। तो जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड के अंदर जो CO2 सर्कुलेट हो रही है, वो CO2 इन एल्वियोलाई में आ जाएगी, और फिर ये ट्रैकिया से होते हुए हम वापस जो है इसको CO2 को रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और डायग्राम दिख रहा होगा, सॉरी, एक और आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इस तरीके से, है ना, ये होता है डाइफ्राम। ये क्या है, डाइफ्राम है, डायफ्राम। और जो हमारे रिब्स है, ये जो लंग्स है, ऑब्वियसली इसके ऊपर सबको पता होगा, यहाँ पे रिब केज होता है ना, इस तरीके से रिब्स होती है ना ऊपर, क्योंकि उसके नीचे ही पूरे हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारा हार्ट है, हमारा हमारे लंग्स है, तो ये क्या डेलिकेट ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स है, हमारे बॉडी के बहुत नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो इन पे कोई भी प्रेशर या इस तरीके से, मतलब बेसिकली कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डैमेज ना हो जाए, इसके लिए हमारे ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर रिब्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये रिब्स और नीचे क्या होती है, डायफ्राम, इसकी वजह से ही जो है हम ब्रीदिंग कर पाते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे आगे वीडियो में, ठीक है। सो अब तक आपने डायग्राम में तो समझ लिया होगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो हेल्प करते हैं ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो जो ब्लड में मिक्स हो जाएगी एयर O2, और फिर वो ब्लड पूरी बॉडी में एक एक सेल के पास सर्कुलेट करेगा, उस सेल में जब O2 ट्रांसफर होगी तो उसके बाद रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था रेस्पिरेशन क्या होता है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले लास्ट वीडियो देखो, फिर उसके बाद हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आएंगे, ठीक है। तो आप लास्ट वीडियो जरूर देखना। ओके, सो नाउ हमने जितने भी पार्ट्स अभी उसमें देखे थे डायग्राम में, अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट्स एंड फंक्शन, सारी चीजें रहेंगी। तो फर्स्ट क्या है, नोज। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये नोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मिडल लाइन है, इसको बोलते हैं सेप्टम। ओके, सेप्टम क्या है, सेप्टम बेसिकली एक टाइप की वॉल है, ये जो बीच का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक वॉल होती है बोन, कार्टिलेज एंड टिश्यूज की, जो क्या करती है, सेपरेट करती है नेजल कैविटीज को, ठीक है। तो ये जो दो नोस्ट्रिल्स आपको दिख रहे हैं, इनके बीच का जो पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं सेप्टम। अब नोज का क्या फंक्शन है, सबको पता होगा नोज का क्या फंक्शन है, हम एयर इनहेल करते हैं उससे, हमारे जो स्मेल है, जो भी हमारे आसपास स्मेल, फ्रेग्रेंस, वो सारी चीजें हमें नोज से ही पता चलती है, ठीक है। सो द एक्सटर्नल पार्ट of the nose bears two nostrils separated by a cartilaginous septum. The hairs present in the nostrils prevent large particles from entering the system. हमारी नोज के अंदर जो है हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इतना तो सबको पता होगा। नहीं पता है, मिरर के सामने जाना और अपने नोज में देखना, ठीक है। हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो हेयर्स में क्या होता है कि जब भी हम एयर इनहेल करते हैं, अब हमारे आसपास ना, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि क्लीन एयर है, हर जगह तो नहीं होती है, पॉल्यूशन होता ही होता है, उसमें पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी सॉइल वगैरह हमारे आसपास, कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है जिसकी वजह से सॉइल उड़ रही है, डस्ट उड़ रही बहुत ज्यादा। तो
जब भी हम एयर इनहेल करते हैं तो अब ऐसी डस्ट वाली सॉइल जिसके अंदर है या फिर पॉल्यूटेंट है, वो पूरी एयर अगर हमारे लंग्स तक जाएगी ना तो हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे। ठीक है, कुछ दिन तक में खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे जो अलग अलग ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनमें कुछ ना कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट्स है जिसकी वजह से जो एयर है वो फिल्टर होकर के लंग्स के पास जाती है। मतलब उतने पॉल्यूटेंट्स जितने एयर के अंदर है, जितनी डस्ट एयर के अंदर है, उतना नहीं जा पाता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले आप नोज से ही एयर इनहेल कर रहे हैं तो सबसे पहले वही से जो है प्रिकॉशन स्टार्ट होगी। तो हमारी नोज के अंदर क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करेंगे, जो भी लार्ज पार्टिकल्स हैं अगर एयर के अंदर, अब बहुत ज़्यादा स्मॉल है, माइन्यूट है, तो वो तो चले जाएंगे, लेकिन लार्ज पार्टिकल्स है तो वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी लार्ज इंसेक्ट वगैरह चला गया है, इंसेक्ट्स चले गए तो वो भी, जैसे मॉस्किटो वगैरह चले जाता है ना कभी कभी, तो वो ट्रैप हो जाता है हेयर्स में। ठीक है, द टू नोस्ट्रिल्स ओपन इनटू अ पेयर ऑफ नेजल चैम्बर्स। ठीक है, तो पीछे क्या होता है, जो कैविटी वाला पार्ट है वहां पे नेजल चैम्बर्स होते हैं। The inner lining of the nasal chambers performs three functions. It warms the air as it passes over. Okay, so गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हॉट एयर होती है और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन विंटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी एयर होती है, और इतनी ठंडी एयर अगर हमारे लंग्स तक जाएगी तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम एयर इनहेल करेंगे विंटर में भी, तो वो जब जैसे ही नेज़ल चैम्बर से, जो हमारा नोज़ का एरिया है अंदर का कैविटी से, वहाँ से होते हुए नीचे की तरफ जाएगी ना एयर, तो वो थोड़ी-सी वार्म होकर के जाएगी। उतनी ठंडी नहीं होगी जितनी बाहर आपके एटमॉस्फेयर में होगी, ठीक है? इट एड्स मॉइस्चर टू द एयर, तो ये वार्म भी करेगा, ठीक है, उसको थोड़ा ह्यूमिड भी करेगा, उसमें ह्यूमिडिटी लाएगा, मॉइस्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इट म्यूकोस सिक्रेशन एंड ट्रैप्स हार्मफुल पार्टिकल्स। तो हमारे जो नोज है, ठीक है, आउटर जो एरिया है कैविटी वाला, जहाँ तक आप उंगली डाल सकते हो, ठीक है, वो वाला जो एरिया है वहां पे क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बट उसके साथ साथ में उसके अंदर ही चैम्बर्स के अंदर बहुत सारे टिश्यूज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से म्यूकोस भी होता है, म्यूकस लेयर होती है एक, तो उससे म्यूकस का सिक्रेशन होता है जो लिक्विड टाइप का, आप बोल सकते हैं एक तरीके से लिक्विड होता है, फ्लूइड। ठीक है, लिक्विड फ्लूइड, तो वो जो है आपके नोज में आ जाता है। और अगर और भी कोई हार्मफुल पार्टिकल्स एयर के साथ जा रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह जा रहे हैं, पैथोजेंस वगैरह जा रहे हैं, और वो आपके लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ पार्टिकल्स जो है वहाँ पे म्यूकस में एंट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो ये था नोज के बारे में। नोज के जितने भी फंक्शन है वो हमने देख लिए हैं। तो ये और भी डिटेल्स है, बट हमें आपकी क्लास 10th के अकॉर्डिंग हमें इतना ही समझना है। ये फिर भी एक्स्ट्रा है, क्लास 10 से भी एक्स्ट्रा है, तो आपको आगे काम में आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया द नेजल कार्टिलेज एंड एक्सटर्नल लैंडमार्क्स ऑन द नोज। ठीक है, नोज के अलग अलग पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं। डन। अब नेक्स्ट जो पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स ऑलरेडी हमने जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक था, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर सी, वहां पे हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आपका रिकैप हो जाएगा। तो फेरिंग्स क्या होता है, द नेजल चैम्बर्स ओपन एट द बैक इनटू वाइड कैविटी, द फेरिंग्स सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द माउथ। तो एक वाइड कैविटी होती है जहाँ पे क्या है, फूड भी आपका आएगा और वहां से एयर भी आएगी। ठीक है, फिर आगे जाकर के वो सेपरेट हो जाएंगे। तो फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड और एयर। ठीक है, फूड एंड एयर दोनों के लिए है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, नेजल कैविटी लिखा हुआ है दिस पार्ट। ये क्या है, नेजल कैविटी है, यहाँ पे हमारे नोस्ट्रल्स प्रेजेंट होंगे, एयर अंदर जाएगी नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी से होते हुए इस एरिया में आएगी, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। ये क्या है, माउथ है हमारा, राइट, माउथ से होते हुए ये जो माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, ये भी जैसे हम फूड, हमारा जो है ये जो फूड है ये यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ आकर के फेरिंग्स में आ जाए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे जो एयर आपने नेल किया वो नेजल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में आ रही है, और जो फूड आपने इनटेक किया है वो भी यहाँ से होते हुए ओरल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में आ रहा है। तो ये कॉमन पैसेज है। अब आगे जाकर के जो है फूड आपका चला जाएगा ईसोफेगस में। सी यहाँ पे मेंशन है ईसोफेगस, तो फूड आपका फूड पाइप है ईसोफेगस में चला जाएगा, और जो एयर आपने इनहेल की थी वो लैरिंग से होते हुए नीचे ट्रैकिया में चली जाएगी। ठीक है, अब
फेरिंग्स के ना अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये जो नेजल कैविटी यानी कि जो नोज वाला एरिया है, तो इस पार्ट में जब फेरिंग्स स्टार्ट होता है तो इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। फिर माउथ से जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरल वर्ड हम माउथ के लिए यूज करते हैं, राइट। फिर उसके बाद नीचे का जो पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। तो आपको इतना याद रखना है कि फेरिंग्स का एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। And it leads into an air tube, the trachea, and a food tube located dorsally behind the trachea, ठीक है। तो आपकी जो फूड पाइप है वो ट्रेकिया के पीछे की तरफ होती है। डन। सी, यहाँ पे ये क्या है, फूड पाइप है, और आगे की तरफ ट्रेकिया होगी। When pharynx is not in use, the food tube is partially collapsed as it has soft walls. The entrance to the trachea is guarded by a flap called epiglottis, which closes it at the time of swallowing food. तो जब भी हम फूड swallow करेंगे, जब भी हम खाना खा रहे होंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हम पूरा टाइम खाना खाते हैं। हाँ, एयर एवरी टाइम इनहेल कर रहे होते हैं और एक्सेल कर रहे होते हैं। ब्रीदिंग तो इम्पोर्टेंट है, राइट, बहुत ज्यादा। आप 1-2 मिनट के लिए जो है ब्रीथिंग को स्टॉप कर सकते हो, बट हमेशा के लिए नहीं, ठीक है। तो इनहेल तो हम कर ही रहे होते हैं, एक्सेल हम कर ही रहे होते हैं, ब्रीथिंग हमारी चल ही रही है, लेकिन जब भी हम खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि आपका जो फूड है, अब फेरिंग्स में तो फूड और एयर दोनों ही आ रहे हैं, पर आगे जाकर के फूड कहाँ चला जाएगा, ईसोफेगस में। कहाँ चला जाएगा, फूड हमारा चला जाएगा यहाँ पर ईसोफेगस में, ठीक है। अब जब भी हम फूड खा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम हम सांस लेना बंद कर देते हैं, नहीं, ब्रीदिंग चल रही होती है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे हम फूड को स्वेलो करते हैं ना, है ना, फूड को अंदर स्वेलो करते हैं और ईसोफेगस में जब फूड फेरिंग से जाने वाला होता है, तो उस टाइम पे जो आपका ट्रेकिया है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल इस टाइप का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे ही। और ये जो ट्रेकिया है इसके ऊपर ना ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक तरीके से आप छोटा सा ढक्कन समझ लो, ठीक है, लीफ साइज का एक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ना एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जब भी हम फूड को स्वेलो करेंगे उस टाइम पे क्लोज हो जाएगा, ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे नीचे आ जाएगा। तो उस टाइम पे आपका जो विंड पाइप है वो क्लोज हो जाएगा, और फूड स्वेलो करने के बाद फिर से इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो फूड जब भी swallow करेंगे ना वो क्लोज हो जाता है, क्यों, क्योंकि फूड आपका जो है विंड पाइप में नहीं चला जाए। तो आपने सुना होगा कि हमें कभी भी खाना खाते हुए टाइम ना बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों बोलते हैं, वो इसलिए ही बोलते हैं कि जब भी हम खाना खाएंगे ना, तो हमारा जो खाना खाएंगे और उस टाइम पे जब भी हम बात करेंगे ना, तो हमारा जो साउंड बॉक्स है, जो ट्रेकिया है, क्योंकि ट्रेकिया के अंदर ही तो वोकल कॉर्ड्स है ना वहीं पे, तो जब भी हम बात करते हैं ना, तो उस टाइम पे ट्रेकिया का जो फ्लैप जो है ये ओपन होता है। तो उस तभी तो एयर अंदर बाहर होगी, तो उसकी वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होगा। तो जब भी हम खाना खाते हुए बात करते हैं तो आपके फूड पाइप में फूड तो जा ही रहा है, स्वेलो तो आप कर ही रहे हो, तो फूड पाइप में तो फूड जा ही रहा है। लेकिन बाय मिस्टेक जब भी ये फ्लैप ओपन हुआ और कभी न कभी जो है फूड इसके अंदर नहीं चला जाए, मतलब जो आपका ट्रेकिया है इसमें फूड नहीं चला जाए। जब भी हम खाना खाते हैं, और आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर हम बात करने लगते हैं तो अचानक से हमको खांसी आती है, क्यों, क्योंकि गलती से आपका फूड जो है ट्रेकिया में चला जाता है। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि पूरा ट्रेकिया में नीचे कि फिर लंग्स तक पहुंच जाएगा, नहीं, जैसे ही ट्रेकिया में जाएगा, ठीक है, अचानक से हमको खांसी होगी और उसके साथ में ही वो फूड जो है वापस बाहर निकल जाएगा, इसोफेगस में चला जाएगा। बट बहुत सारे लोगों को कभी-कभी हो जाता है, चोक हो जाता है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि आप एकदम से बात करो, कोई ऐसे बड़ा पीस जो है आपने अच्छे से swallow मतलब अच्छे से बाइट नहीं किया है और बड़ा पीस जाकर अटक जाता है कभी-कभी यहाँ पे, तो इसलिए वो चोक हो जाता है। तो इसीलिए आपको खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, और खाना भी अच्छे से चबा-चबा के खाना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। समझ में आया? नेक्स्ट, लैरिंग्स, ठीक है। अब लैरिंग्स थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स इज अ होलो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द विंड पाइप, ठीक है। सो अब मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेकिया वाला पार्ट है ना, उसी के ऊपर ही क्या होता है, लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो वो लैरिंग्स वाला जो पार्ट है वहीं पे हमारे वोकल कॉर्ड्स होता है, तो उसी मतलब वो बेसिकली ट्रेकिया से अटैच्ड ही रहते हैं। तो लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, इज अ होलो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द विंड पाइप, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो आपका ट्रेकिया है वहीं से स्टार्ट में ही होता है। The larynx contains two ligamentous folds called vocal cords. Air expelled forcibly through the vocal cords vibrates them producing sound. तो मैंने आपको वही बताया अभी कि जब भी हम
जो भी हमारी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, बात हो रही है ना, वो क्यों होती है? क्योंकि वोकल कॉर्ड से जब एयर पास होती है तो उसकी वजह से साउंड होती है। जैसे हारमोनियम देखा है ना सबने, ठीक है? हारमोनियम में क्या होता है, वो स्ट्रिंग्स लगी हुई होती है बहुत सारी उस पे, और जैसे ही आप वो जो एक पेटी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको आगे पीछे करते हैं तो एयर उससे पास होती है, तो उसी की वजह से उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे वोकल कॉर्ड्स में होता है। By adjusting the distance between the two cords and their tension by means of attached muscle, a range of sounds can be produced. When food is swallowed, a flap called the epiglottis folds over the top of the windpipe and prevents food from entering into the larynx. तो जब भी हम फूड, अभी मैंने आपको बताया था फेरिंग्स, जब आपने पढ़ा था तभी, कि जब भी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उस टाइम पे, या स्वेलो करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो लैरिंग्स वाला पार्ट है, जो ट्रकिया के ऊपर वाला पार्ट है लैरिंग्स का, उसके ऊपर एक एपिग्लोटिस यानी एक फोल्ड, एक सॉरी एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस जो है वो क्या होता है, बंद हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो फूड है वो लैरिंग्स में नहीं जाएगा और फिर आगे ट्रकिया में नहीं पहुंच पाए। ठीक है, समझ में आया लैरिंग्स? नेक्स्ट है ट्रेकिया और विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप तो इजी समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में इसको विंड पाइप बोलते हैं, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द नेक एंड अपर चेस्ट। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द larynx or voice box to the bronchi and transports air to and from the lungs when a person breathes. Its walls are straightened by 16 to 20 C-shaped रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पे क्या होती है, इस तरीके से रिंग्स प्रेजेंट होती है, इस तरीके से। ठीक है, सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होगी। मतलब बेसिकली ऐसे कंप्लीट राउंड रिंग नहीं होती है, ऐसे आगे की तरफ ही रिंग्स होती है हमारे। ठीक है, पीछे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ ऐसे स्मूथ होगी ये पाइप। Okay, so the incomplete parts of the rings being on the back side, the rings provide flexibility and keep the trachea distended permanently. ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब हम एयर इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो जो आपका ट्रेकिया है वो कोलैप्स नहीं हो जाए, उसको फ्लेक्सिबल रखने के लिए वहां पे रिंग्स प्रेजेंट होगी। The trachea is also lined with tiny hair-like structures called cilia. ट्रेकिया में भी छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं सीलिया। This help push mucus that contains debris or pathogens out of the trachea. A person then either swallows or spit out the mucus. तो जब भी हमारे ट्रेकिया में आपने जब एयर इनहेल की है तो कुछ भी लार्ज पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो तो आपके नेजल चैम्बर में, जो जो भी हेयर्स वगैरह है वहां पर म्यूकस में ट्रैप हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ भी अगर थोड़ा बहुत और कुछ पार्ट्स है, जैसे पैथोजन्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि डस्ट वगैरह अगर चली जाती है, तो ट्रेकिया में भी छोटे छोटे हेयर होते हैं, सीलिया होते हैं, और वहां पे भी म्यूकस की लेयर होती है। ठीक है, लिक्विड जो फ्लूइड होता है चिपचिपा सा, तो वहां पे भी जब जैसी एयर वहां से पास होगी तो अगर कुछ भी हार्मफुल उनको लगेगा वहां पे, तो वो वहीं पर ट्रैप हो जाएगा सीलिया में। तो या तो आप उस म्यूकस को बाहर निकाल दोगे, ठीक है, नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू, या फिर आप उसको स्वेलो कर लोगे। ओके, तो बेसिकली जब भी आपने देखा होगा कि एकदम से हम कभी कभी मुंह से एयर लेते हैं और कुछ ऐसा पार्ट्स, मतलब कुछ डस्ट वगैरह चली जाती है तो एकदम से हमको खांसी आती है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा डस्ट या पॉल्यूटेंट वगैरह चले गए हैं आपकी बॉडी में, ट्रैकिया के अंदर बेसिकली, जो कि हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, तो डिटेक्ट कर लिया है और वो अब वो बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए आप म्यूकस स्पीट करते हैं या फिर आप खांसी करते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू ट्रांसपोर्टिंग एयर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू ट्रांसपोर्टिंग एयर, द ट्रेकिया हेल्प्स डिफेंड अगेंस्ट डिजीज। The mucus in the trachea helps capture microorganisms such as viruses and harmful bacteria before they enter the lungs। तो वही मैंने आपको बताया कि हमें खांसी होती है एकदम से या फिर हम म्यूकस स्पीट करते हैं, तो वो सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी वायरस, बैक्टीरिया, डस्ट जो भी गई है वो आपके लंग्स को डैमेज ना कर दे, तो इसीलिए हम उसको पहले ही बाहर निकाल देते हैं। डन। तो यहाँ पे देखो दो डायग्राम बने हुए हैं, ये ट्रैकिया के डायग्राम है। ओके, सी यहाँ पे देखो नेजल कैविटी, नोज से होते हुए, नेजल कैविटी से होते हुए नीचे पूरा जो भी एयर आपने इनहेल की है वो इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से होते हुए नीचे लंग्स में जाएगी। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ही होता है ट्रैकिया या विंड पाइप आप बोल सकते हैं इसको। इस पे देखो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, रिंग्स बनी हुई, इन्हीं को बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स।
इन ट्रैकिया के ऊपर, इस ट्रैकिया के ऊपर आपको दिख रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर है व्हाइट कलर का, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। सी यहाँ पे इस डायग्राम में भी है लैरिंग्स। तो आपको ये चीज भी याद रखना है, चीज में भी ध्यान रखना है कि ट्रेकिया के ऊपर जो है वो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, सी शेप रिंग होती है बेसिकली, ऐसे कंप्लीट रिंग ये होती है, बट इसको अगर हाफ कर दे तो ये किस तरीके से दिखेगा, ऐसे सी से सी शेप बन जाएगा ना, इसको हाफ कर दो बीच में से तो सी बन जाएगा। तो ये जो सी वाला जो स्ट्रक्चर है ये किस पे प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया पे। ये कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, लेरिंग्स पे नहीं होते हैं, ठीक है। लेरिंग्स में देखो आपको कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। फिर ये जो ट्रेकिया है ये आगे जाकर के दो पार्ट में, लंग्स में जाकर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। दोनों को मिलाकर के ब्रोंकाई बोलेंगे, सिंगल जब होगा या सिंगुलर जो है इसका वो है ब्रोंकस। तो ये है राइट मेन ब्रोंकस और ये है लेफ्ट मेन ब्रोंकस, दिस वन। फिर ये जो ब्रोंकस है या ये जो ब्रोंकाई है दोनों, ये जाकर के आगे जाकर के फिर से और ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ ट्री। ट्री में होती है ना बहुत सारी ब्रांचेस होती है, एक तो मेन जो है बीच में जो है वो स्टेम रहेगा, फिर स्टेम आगे जाकर के ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसको इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये क्या है, एक उल्टा पेड़ है इस तरीके से, ये इसका स्टेम है और नीचे जाकर के ब्रांच में कन्वर्ट हो गया है। तो दोनों लंग्स में जाकर के वो क्या है, ब्रांच में कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत सारे, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाइज, सॉरी ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स बहुत सारी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। फिर उसके बाद जो एंड वाली होती है ना, ठीक है, उनमें लगे होते हैं आपके सीए ब्रोंकियल्स, उनमें लगे होते हैं आपके, मतलब उससे अटैच होते हैं एल्वियोलाई। ओके, क्या अटैच होते हैं, एल्वियोलाई, जो एयर से के बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है ट्रैकिया। नेक्स्ट है ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाई दिया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो येलो वाले स्ट्रक्चर्स है छोटे छोटे, ये सारे क्या है, जो ये ग्रीन वाले स्ट्रक्चर है, जो ग्रीन वाला दिख रहा है दो पार्ट, ये ब्रोंकाई है, और ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स है ये ब्रोंकियल्स है, जो ब्रोंकाई से ही आगे जा करके बनते हैं। सो ब्रोंकाई क्या है, क्लोज टू द लंग्स द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंकाई which enter the respective lungs. On entering the lungs, each bronchus divides into the fine secondary bronchi, which further divide into still finer tertiary bronchi. The cartilaginous rings, as those present on the trachea, are also present on the smaller bronchi to keep them distended. तो आपकी जो ब्रोंकाई है उन पे भी ये कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। Bronchioles are the subsequent, still finer tubes of tertiary bronchi which acquire a diameter of about 1 millimeter and are without cartilaginous rings. तो जैसे ये ब्रोंकाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई आगे जाकर और छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उन पे जो है एल्वियोलाई अटैच होते हैं, तो उस वाले एरिया में, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियल्स। तो उन पे बस ये जो आपका सी शेप या कार्टिलेज वाली जो रिंग्स है ना वो प्रेजेंट नहीं होगी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तक, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई तक जो सी शेप्ड रिंग है कार्टिलेज की वो प्रेजेंट होती है। डन, समझ में आया इतना। नेक्स्ट है एल्वियोलाई। तो अभी हमारा लंग्स का एंड पार्ट है जहां पर जो आपने नोज से एयर इनहेल की थी वो एल्वियोलाई तक पहुंचेगी। ओके, यही से आगे जो है एक्सचेंज होगा गैसेस का। तो एल्वियोलाई क्या है, the bronchi divides into secondary and tertiary bronchioles and it further branches out into small air sac called the alveoli। ठीक है, क्या बोलते हैं, alveoli। The alveoli are single cell sacs of air with thin walls। तो जो आपकी alveoli है ना इसकी बहुत पतली वॉल होती है, बहुत पतली। क्यों, क्योंकि जब जो आपने एयर इनहेल किया है ना वो अब आगे ब्लड वेसल्स में जानी है। सी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो, ये ब्लू और रेड कलर के ट्यूब लाइक छोटे छोटे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। रेड कलर शो कर रहा है कि ऑक्सीजन इसके अंदर है, ब्लड में फ्लो हो रही है। ब्लू कलर हमेशा शो करता है कि CO2 प्रेजेंट है इस वाले ब्लड में। ओके, तो इसमें देखो ये जो आपका जो भी आपका ये ब्लड वेसल्स दिख रही है, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स। तो अब ये क्या है कि ये एक एक एयर सैक्स के पास में से अटैच होती है, ठीक है, उसके ऊपर लगी हुई होती है एल्वियोलाई की वॉल के पास में। तो जो भी एयर आपके एल्वियोलाई में आई है वो डिफ्यूज होकर के अब आप कहाँ जाएगी, ब्लड ब्लड के अंदर जाएगी, और ब्लड में जो भी CO2 है वो डिफ्यूज होकर के एल्वियोलाई में आएगी। तो डिफ्यूजन के लिए ना हमेशा एक पतली वॉल होनी चाहिए, ठीक है, और ब्लड वेसल्स की भी वॉल पतली होगी, और आपका जो एल्वेओलाई है उसकी भी वॉल पतली होगी, और ये एंडोथेलियम की बनी हुई होगी, ठीक है। एंडोथेलियम क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू,
अगर आपने टिश्यू नहीं पढ़ा है 9th क्लास में तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। टिश्यूज वैसे 9th क्लास का चैप्टर है, तो अभी मैंने 9th की सीरीज स्टार्ट नहीं करी है। अगर किसी को नहीं पता है तो आपके पास 9th की बुक होगी, आप उसमें देखना। एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, जो कि डिफ्यूजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब जहाँ पे भी डिफ्यूजन होगा वहाँ पे मोस्टली एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। It facilitates the exchange of oxygen and CO2 carbon dioxide molecules into or away from the bloodstream. Each of our lungs contains approximately 300 million alveoli. तो एक लंग के अंदर हमारे कितने एल्वेoli होते हैं? 300 मिलियन, ठीक है। अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज सराउंड्स द वॉल ऑफ ईच एल्वेolus, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि देखो एल्वेoli के पास में क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, या नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फर्स्ट dissolves in a thin layer of water fluid that covers the surface of alveoli। सबसे पहले वो डिसॉल्व हो जाएगी और फिर उसके बाद डिफ्यूजन के थ्रू चली जाएगी आपके ब्लड वेसल्स में। डन। आपको तीनों अलग अलग डायग्राम दिख रहे होंगे, तो समझ में आ गया होगा आपको अब कि एल्वेoli क्या होते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज दिख रही होगी, ये देखो, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है राउंड, इनको बोलते हैं एल्वेओलाई। और ये क्या होता है? खाली होती है, एक तरीके से कैविटी होती है जहाँ पे एयर फिल होगी, तो इसीलिए इनको बोलते हैं एल्वेओलर सैक, ठीक है। एक तरीके से थैली। और ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एल्वेओलर एल्वेओलाई डक्ट। ओके, उसी डक्ट के थ्रू एयर जाएगी आपकी एल्वेओलाई में। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एल्वेओलस गैस एक्सचेंज। मतलब जो एक एक एल्वेओलाई है वहां से ब्लड के अंदर किस तरीके से गैस ट्रांसफर होती है। गैस मीन्स आपकी जो O2 है, जो ऑक्सीजन है, वो ब्लड में जाएगी, और CO2 जो है वो ब्लड से आपके एल्वेओलस में आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये क्या है? सारे एल्वेओलाई है। इसके ऊपर इस तरीके से जो रेड ब्लू कलर की छोटी छोटी ट्यूब्स या लाइंस दिख रही है, ये क्या है? ब्लड वेसल्स है, या कैपिलरीज आप बोल सकते हो। तो इसको थोड़ा जूम करके ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हम देखते हैं। इसमें आपको क्या दिख रहा होगा? सी, ये जो स्ट्रक्चर राउंड, ये क्या है? ये एक आपका एल्वियोलर एल्वियोलाई है, ओके, एल्वियोलस है। इसकी एल्वियोलर वॉल है इसके बाहर की, और इसके अंदर अब एयर आ चुकी है। ब्रोंक नोज से होते हुए फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल से होते हुए अब आपके एल्वियोलस के अंदर जो है एयर आ चुकी है। अब वहां से मेनली हमें अगर इनहेल किया तो हमें ऑक्सीजन ही चाहिए, राइट। तो जो ऑक्सीजन है, देखो उसके लिए इस तरीके से एरो किया हुआ है। ऑक्सीजन क्या है करेगी? ये जो वॉल है यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ लिया कि बहुत ज्यादा थीन होती है, ठीक है, वेरी वेरी थीन। एंड एपिथेलियम की होती है ये लेयर यहाँ पे, तो इजीली डिफ्यूजन हो सकता है। और जो आपकी ब्लड वेसल है ना, उस ब्लड वेसल की भी जो वॉल होती है वो भी थीन होती है, और एंडोथेलियम एपिथेलियम की ही होती है, एपिथेलियम टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ से क्या है? O2 इजीली इस ब्लड वेसल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ओके। और जो आपका CO2 है, जो भी इस ब्लड के अंदर है, वो CO2 यहाँ पे इसके अंदर, इस एल्वेलाई के अंदर आ जाएगा, ओके। तो आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, ये क्या है? कैपिलरी है। कार्बन डाइऑक्साइड आउट, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर थी वो निकल के कहाँ चली गई है? एरो देखो बाहर की तरफ है, तो वो निकल के कहाँ चली गई? एल्वेओलाई में चली गई, और फिर यहाँ से होते हुए वापस बाहर निकल जाएगी, ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया से लैरिंग्स, फेरिंग्स, इस तरीके से हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन इन, मतलब कि जो ऑक्सीजन थी वो एल्वेलाई से होते ब्लड में आ गई, और अब वो आगे उस ब्लड फ्लो के साथ, मतलब ब्लड के साथ मिक्स होकर के आगे से आगे जो है पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्लो होगी। पूरे बॉडी पार्ट्स यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, एक एक सेल के पास में जाएगी और आगे रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगी, मतलब एनर्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एनर्जी बनती है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो बस इजी सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एल्वियोलस गैस एक्सचेंज में सिंपल यही है, इतना याद रखना है कि वॉल्स थिन होनी चाहिए, एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होगा, और डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस ट्रांसफर होती है। और जो आपका एल्वियोलाई है वो मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए मेन साइट है, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ मतलब गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो आपको अगर कभी भी पूछे कि मेन पार्ट कौन सा है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, तो वो है हमारी एल्वियोलाई। डन। अच्छा, अब हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं, अब सिर्फ बचा है लंग्स, और डायफ्राम के बारे में थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। तो अब मेन पार्ट हमारा क्या आ गया है? लंग्स।
Okay, the lungs are a pair of spongy band elastic organs formed by the air sacs, their connecting bronchioles, blood vessels, etc. The two lungs are roughly cone-shaped, tapering at the top and broad at the bottom. तो आपने देखा ही होगा डायग्राम में भी इस तरीके से ही होता है लंग, ऊपर से क्या होता है कोन शेप थोड़े से लगता है और नीचे से थोड़े से ब्रॉड होते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट. द left lung has two lobes and the right lung has three lobes. The left lung is slightly smaller to accommodate the heart in between. तो हमारा जो लेफ्ट लंग और राइट लंग है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि जो लेफ्ट लंग है मतलब जो हमारा हार्ट है ना वो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है. ओके, तो वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट लंग की साइड, तो इसीलिए जो हमारा लेफ्ट लंग है ना वो इस तरीके से होता है, थोड़ा सा इस तरीके से होता है, क्योंकि यहीं पे बीच में क्या होगा, यहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट होगा. तो इसी वजह से क्या होता है कि लेफ्ट लंग आपको थोड़ा सा स्मॉल दिखेगा एज कम्पेयर टू राइट. Lungs are the primary organs of respiration in humans and other vertebrates. They are located on either side of the heart in the thoracic cavity of the chest. तो जो हमारा रिब केज वाला एरिया है ना जिसके अंदर लंग्स और हार्ट है उस एरिया को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी. और जो उससे नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे हमारे हमारा स्टमक, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये प्रेजेंट है उसको एब्डोमेन बोलते हैं. ओके. Anatomically, the lungs are spongy organs with an estimated total surface area between 50 to 75 square meters. The primary function of the lungs is to facilitate the exchange of gases between the blood and the air. Interestingly, the right lung is quite bigger and heavier than the left lung. समझ में आया यहाँ तक? सी आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख जाएगा, ये ट्रेकिया है. ठीक है, अब ट्रेकिया से यहाँ पे ब्रोंकाई निकल रही है और ये छोटे छोटे पार्ट्स जो है ब्रोंक्यूल्स है, और ये जो पार्ट है कॉन शेप ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड है, ये क्या है आपका, आपके लंग्स, दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं. राइट, सी यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको, ट्रेकिया है. ओके, ये क्या है लंग, ये दोनों क्या है लंग्स है. ये जो स्ट्रक्चर आपको वाइट वाइट छोटे छोटे से दिख रहे हैं ये रिब्स है, उन्होंने ऊपर से दिखाया है, मतलब साइड से ऐसे दिखाया है, ऊपर आकर कैसे कवर हो जाती है, इस तरीके से अटैच होती है ना, इसी के नीचे ही लंग्स प्रेजेंट होगा. तो ये क्या है आपके रिब्स प्रेजेंट है. अब जो लोब की हम बात कर रहे थे, सी यहाँ पे दिख रहा होगा, वेट, हाँ यहाँ पे ये आपको दो लोब दिख रहे होंगे, बीच में एक लाइन जाती हुई दिख रही है, तो 1 2 और 3 थ्री लोब्स है, और यहाँ पे 1 और 2 दो लोब्स प्रेजेंट है. लंग्स के नीचे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, डायफ्राम है. डायफ्राम डोम शेप का होता है, इस तरीके से होता है. ठीक है, समझ में आया, डायग्राम आपको दिख गया होगा. अब लंग्स की कवरिंग की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लंग्स को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है एक्चुअल में, क्योंकि आप अगर लंग्स डैमेज हो गए तो फिर कैसे ब्रीदिंग करोगे, नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए रिब्स तो प्रेजेंट है ही, रिब्स तो क्या है उसको प्रोटेक्ट कर ही रही है, उसके अलावा लंग पे भी एक एक कवरिंग प्रेजेंट होती है. ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लूरा. ओके, each lung is covered by two membranes, the inner visceral pleura and outer parietal pleura, with a watery fluid. जो आपका प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन आप बोल सकते हैं, जैसे ये लंग है. ओके, इसके ऊपर इस तरीके से कवरिंग होगी. तो ये जो कवरिंग है इसके बीच में जो आउटर है आपका पेरिएटल और इनर वाली जो है ये विसरल, इसी के बीच में यहाँ पे एक फ्लूइड फिल रहता है इस तरीके से पूरा. ठीक है, ये जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड. ओके, क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी फाउंड बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स. This arrangement provides lubrication for free movement of the expanding and contracting lungs. तो जब भी हम एयर इनहेल या एक्सहेल करते हैं, जब भी लंग्स एक्सपेंड होंगे, रिलैक्स होंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो उस टाइम पे ये उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगी ताकि लंग्स में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, फ्रिक्शन ना हो. ओके, एंड साथ साथ में जब भी हम कभी गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो रहा है कुछ भी, तो उसकी वजह से उसको शॉक ना लगे, तो इसीलिए वहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन और फ्लूइड प्रेजेंट होता है. The lungs occupy the greater part of the thoracic cavity. They are located close to the inner surface of the thoracic wall and their lower bases closely rest on the diaphragm. मैंने आपको डायग्राम में दिखा भी दिया था कि इसके नीचे लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम.
अब नेक्स्ट पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स, मतलब किस तरीके से हम ब्रीदिंग करते हैं। ओके मतलब आपका इनहेलेशन कैसे होगा, गैसियस एक्सचेंज हमने देख ही लिया था, फिर उसके बाद एक्सहेलेशन कैसे करेंगे, आप रिमूव कैसे करते हैं, और उस टाइम पे आपके जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, आपकी रिब्स किस शेप में होगी, आपकी लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, डायफ्राम का स्ट्रक्चर कैसा होगा उस टाइम पे, तो ये सारा जो है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ने वाला है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पहले डायग्राम में देख लेते हैं। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इनहेलेशन वाला डायग्राम है, इनहेलेशन शो कर रहा है ये ह्यूमन, और ये एक्सहेलेशन शो कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको फर्क नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो क्या हो सकता है, कुछ दिखा? हम्म, देख लेते हैं अभी। अपने सबसे पहले इनहेलेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, एयर इनहेल करेंगे, राइट। जैसे ही एयर इनहेल करें नेजल कैविटी से होते हुए कहाँ आएगी आपकी एयर, ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, और एयर जो एल्वेलाई है उसके अंदर। ठीक है, तो जब भी हम एयर इनहेल करते हैं हमारा जो रिप केस है वो एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि जो रिप मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। सी ऊपर की तरफ जो आपका रिप केस है ना वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। ओके, ओके, समझ में आया, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, सी आपको एरो भी दिख रहा होगा, और जो आपका रिप केस है ना ऊपर की तरफ उठेगा, आगे की तरफ आ जाएगा, अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है डायग्राम में, आप एक बार धीरे से इनहेल करके देखो। ठीक है, इनहेल करके देखो, समझ में आया? इनहेल करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो चेस्ट कैविटी है, जो हमारा रिप केज है, वो रिप केज आगे की तरफ आ जाता है, और एकदम से एक्सेल करो, आप एक्सेल करते हम रिलैक्स हो जाते हैं, और हमारी जो रिप्स है वो अंदर की तरफ चली जाती है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, रिप केस का। तो इसीलिए वही चीज लिखी हुई है कि रिप केस जब भी हम इनहेलेशन करते हैं तो क्या होता है, रिप केस एक्सपेंड करेगी एज रिप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड जो आपका डायफ्राम है ना वो मूव्स डाउन, वो नीचे की तरफ आ जाता है, जो उसका डोम शेप है वो डोम शेप में ना होकर के नीचे की तरफ इस तरीके से आ जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। डोम शेप उसका इस तरीके से होता है, बट वो नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, और ऐसे हो जाएगा। ओके, तो सी यहाँ पे लिखा हुआ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स मूव्स डाउन। तो अब क्या होगा, जैसे ही रिब आगे की तरफ आई, लंग्स में कुछ चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि लंग्स में मसल्स नहीं प्रेजेंट होती है, तो वो खुद से जो है अपने आप को इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते एयर इनहेल और एक्सेल करने के लिए। तो इसीलिए क्या होगा, जो आपकी रिब केस है, जब भी हम इनहेलेशन करेंगे रिब केस आगे की तरफ आ जाएगी, और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो दोनों के बीच में स्पेस हो जाएगा, और उसी स्पेस की वजह से जो लंग्स है वो आपके एक्सपेंड हो जाएंगी, और जैसे ही लंग्स एक्सपेंड होंगे, एयर इनहेल करेंगे हम, तो एयर तुरंत एटमॉस्फेयर से एंटर करेगी और लंग्स में चली जाएगी। ओके, तो आप एक बलून की तरीके से समझो कि बलून को हम फुलाते हैं, तो वो मतलब बलून के आसपास में अपने ऐसे बहुत सारे पत्थर रख लिए हैं, या उसको किसी ऐसी जगह पे रखा है कि जहाँ पे वो अच्छे से फूल नहीं सकता है, बट आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसमें एयर फिल करते जाओ, और साथ साथ में जो भी उसके आस पास में जो भी पत्थर रखे हैं, जो भी चीजें आपने रखी है ना उसको हटाते जाओ, तो जैसे जैसे आप एयर फिल करोगे ना बलून फूलता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा। तो ऐसे ही हमारे लंग्स क्या है, खुद से नहीं एक्सपेंड हो सकते हैं, बट आपकी जो रिब केस है वो मूव करेगी, डायफ्राम मूव करेगा, और उसकी वजह से लंग्स को थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, और एयर इनहेलेशन का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। ओके, अब एक्सहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन में अब आप करके देखो, एक्सेल करके देखो क्या होता है, जो आपकी रिब केस है जो आगे की तरफ आ गई थी इनहेलेशन के टाइम पे, वो अब नॉर्मल वापस अपने शेप में चली जाएगी, यानी कि पीछे की तरफ चली जाएगी। ओके, सो रिब केस क्या होगा, आपका पीछे की तरफ और नीचे की तरफ जाएगा, देखो ये आपको एरो दिख रहा होगा, और जो आपका डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा, मतलब उसका रिलैक्स का मतलब क्या है, वो डोम शेप में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, वो ऐसे वापस अपने शेप में आ जाएगा, तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अब ब्रीफ केस नीचे चली गई है, अपने नॉर्मल शेप में आ गई है, डायफ्राम रिलैक्स हो गया है, वापस अपने शेप में चला गया है, तो जो गैप मिला था लंग्स को वो गैप वापस से चला गया है ना, अब उसको गैप नहीं मिल रहा है, अब लंग्स फंस गए हैं उसके अंदर। तो अब जो भी एयर थी लंग्स के अंदर वो हम वो क्या होगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, माउथ से रिमूव कर देंगे। तो यही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। थोड़ा सा हम और डिटेल में देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज नोन एज इंस्पिरेशन। आप इनहेलेशन बोलो इंस्पिरेशन बोलो एक ही बात है।
It is an active process. When the volume of the thoracic cavity increases, the air pressure decreases, inspiration takes place. ठीक है, जब भी रिब केस एक्सपेंड होंगे, रिब केस आगे की तरफ आ जाएंगे और डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उस टाइम पे थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो लंग्स में प्रेशर है ना एयर का वो कम हो जाएगा, क्योंकि लंग्स फैल गए हैं, लंग्स को जगह मिल गई है, तो उसमें जो एयर प्रेशर था ऑब्वियसली जगह बढ़ने की वजह से कम हो गया है, तो बाहर एटमोसफेयर में प्रेशर ज्यादा है एयर का, तो एयर हाई प्रेशर से लोअर साइड में या लो प्रेशर की साइड में मूव कर जाएगी. Contraction of external intercostal muscles increases the volume of the thoracic cavity. अब इंटरकोस्टल मसल क्या होती है? बेसिकली आपकी एक रिब के बीच में प्रेजेंट होती है. ठीक है, इस तरीके से ये रिब्स है, इसी के बीच में ऐसे इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होगी, उन्हीं की वजह से रिब आगे पीछे मूव कर सकती है. मतलब जब भी हम इनहेल करते हैं तो रिब्स थोड़ा आगे की तरफ दिखेगी आपको, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो रिब्स अपने नॉर्मल शेप में चली जाती है. तो ये मसल्स की वजह से होता है, क्योंकि बोन्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करती है. अगर आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है 9th क्लास में, तो आपको पता होगा कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं. मसल्स का ही मेन फीचर है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का, तो इसीलिए रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होती है और उसी की वजह से ही रिब्स जो है मूव, मतलब कि लंग्स को जगह देती है और आगे पीछे मूव होता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं बेसिकली. Contraction of the diaphragm further increases the size of the thoracic cavity, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डायफ्राम नीचे चला जाएगा, रिब्स आगे आ जाएगी, तो लंग्स को स्पेस मिलेगा, तो थोरेसिक कैविटी में थोड़ा सा स्पेस या साइज बढ़ जाता है उसका. ओके, तो लंग्स क्या हो जाएंगे? एक्सपेंड हो जाएंगी. With the expansion of the lungs, the air pressure inside the lungs decreases, the pressure equalizes and the atmospheric air rushes inside the lungs. Okay. अब है मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन, मतलब कि एयर को रिमूव करना. The process of exhaling carbon dioxide is called expiration and it is a passive process. It occurs when the size of the thoracic cavity decreases and the air pressure outside increases. Okay, तो ये बेसिकली आपने जो भी हमने मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन में पढ़ा है उसके ऑपोजिट करना है आपको यहाँ पे. ओके, सो थोरेसिक कैविटी का साइज क्या हो गया? अब डिक्रीज हो गया है, मतलब कि आपका जो रिब केस है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ गया है, रिलैक्स हो गया है, आपका जो डायफ्राम है वो डोम शेप में आ गया है, वो भी रिलैक्स हो गया है, तो स्पेस कम हो गया है. नाउ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स एंड द external intercostal muscles relax and the internal intercostal muscles contract. As a result, the ribs are pulled inwards and the size of the thoracic cavity is reduced. मतलब रिब्स नीचे की तरफ इनवर्ट्स चली जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी, और उसकी वजह से थोरेसिक कैविटी की साइज कम हो जाएगी. तो लंग्स क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी. द डायफ्राम इज रिलैक्स्ड and the lungs get compressed. Consequently, the pressure increases and the air is forced outside. तो देखो, समझ में आया यहाँ तक? नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम इंस्पिरेशन करेंगे, एयर इनहेल करेंगे, तो रिब केस इस तरीके से आगे की तरफ आ जाएगी. आपका जो नॉर्मल पहले देख लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल जैसे रिब केस ऐसे है और ये आपका डायफ्राम है. ओके, सी, ये रिब केज है और इसके पीछे क्या है? हमारे लंग्स प्रेजेंट है. ठीक है, अब जब भी हम इनहेलेशन करेंगे ना, तब क्या होगा? जो आपका रिब केज है वो इस तरीके से आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा. आप सांस लेके देखना, आपको आइडिया लगेगा. और जो डायफ्राम है ना, डायफ्राम का वैसे नहीं पता लगा पाओगे, बट एटलीस्ट रिब्स का आपको आइडिया लग जाएगा. तो जो डायफ्राम का जो शेप है वो इस तरीके से था, डोम शेप्ड था. ओके, ऐसे डोम शेप था, बट वो अब इस तरीके से थोड़ा सा फ्लैट लाइक आपको दिखेगा, एकदम प्रॉपर जो उसका मेन शेप है वैसा नहीं दिखेगा. तो आपको पहले वाले इस वाले डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिब केज और आपका जो ये लंग्स है और जो डायफ्राम है वो पास पास में, लेकिन जैसे ही हम इनहेलेशन करने लगते हैं तो थोड़ा सा गैप आ जाता है. ओके, यहाँ पे आपकी क्या है? ये लंग्स है, वेट, यहाँ पे लंग्स है, तो इनमें क्या होता है? थोड़ा सा गैप आ जाता है. तो उस गैप की वजह से क्या होगा कि लंग्स और एक्सपेंड कर जाएंगे. ठीक है, लंग्स पहले दबे हुए थे, कंप्रेस्ड थे, अब वो क्या है? ऐसे एक्सपेंड कर जाएंगे. तो उसकी वजह से क्या होगा कि लंग्स के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो बाहर से एयर जो है वो अंदर आ जाएगी. ठीक है, समझ में आया? इतना एयर हम इनहेल कर देंगे. फिर उसके बाद जब भी हम एक्सहेलेशन करते हैं तो क्या होगा? एक्सहेलेशन के टाइम पे फिर से जो रिब केज है आपका वो नॉर्मल शेप में आ जाएगा इस तरीके से.
ठीक है। एंड देन आपका जो डायफ्राम है वो भी ऐसे नॉर्मल शेप में फिर से डोम शेप में हो जाएंगे कन्वर्ट। और उसके बाद जो आपके लंग्स है वो अब फिर से जैसे इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है इस तरीके से हो जाएंगे, मतलब उनमें जो गैप आ गया था वो गैप फिर से चला जाएगा, एक लंग्स कंप्रेस्ड हो जाएंगे। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब लंग्स में प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी एयर है लंग्स के अंदर वो बाहर निकल जाएगी। ओके, समझ में आया यहाँ तक? मैं इसके लिए शॉर्ट्स में और वीडियो डाल दूंगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं शॉर्ट्स में वीडियो भी डालूंगी, तो उसमें आपको और अच्छे से 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। डन। नेक्स्ट है गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ये भी हमको पता चल ही गया, हमने एनुअलाई वाला देख ही लिया था। लंग्स में क्या करेंगे, लंग्स तक एयर आएगी, ऑक्सीजन आएगी मेनली, फिर ऑक्सीजन वहां से होते हुए कहाँ जाएगी, आपकी ब्लड सेल्स में, एल्वेलाई से होते हुए ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल से होते हुए फिर वो आपकी एक एक ऑर्गन के पास जाएगी, एक सेल्स के पास जाएगी, और फिर जो भी CO2 बनी है, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एनर्जी तो बनती ही है, एनर्जी तो रिलीज होगी ही, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनती है, लेकिन उसके अलावा वेस्ट मटेरियल जिसमें वाटर और CO2 भी बनती है, जो कि आप क्या करेंगे, बॉडी से रिमूव कर देंगे, तो वापस CO2 लंग्स के पास चली जाएगी और फिर हम उसको रिमूव कर देंगे। ओके। अब कुछ पॉइंट्स और हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो वो भी हम देख लेते हैं। हमने अभी बात करी थी कि जो एल्वियोलाई है, जो गैशियस एक्सचेंज है ना, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है ना, मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उस बीच में एल्वियोलाई से जो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर जो एयर जा रही है, ये जो CO2 है वो ब्लड से एल्वियोलाई में आ रही है, वो किसके थ्रू हो रही है, डिफ्यूजन से, राइट। तो अब ये डिफ्यूजन का प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है, तो यही डिफ्यूजन का प्रोसेस अगर पूरी हमारी बॉडी में हो, तो मतलब एक एक सेल के पास ऑक्सीजन को ले जाने के लिए डिफ्यूजन का प्रोसेस करें तो क्या होगा। ठीक, देखते हैं हम क्या होता है। इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs। मतलब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को, एक एक बॉडी सेल के पास ऑक्सीजन का एक एक मॉलिक्यूल पहुंचाने के लिए 3 साल लग जाएंगे। ठीक है, हेड टू टो 3 साल लग जाएंगे। तो मतलब डिफ्यूजन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। 9th क्लास में डिफ्यूजन के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, तो जो भी अभी 9th में उनको पता होगा, डिफ्यूजन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। ओके, और इनके लिए, इसके लिए एकदम थीन वॉल चाहिए होती है, तो हर जगह तो एपिथेलियम टिश्यू नहीं प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, तो इसीलिए डिफ्यूजन के प्रोसेस तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमें तो एवरी मिनट एवरी सेकेंड ब्रीदिंग कर रहे होते हैं हम, और थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग अगर हम स्टॉप भी कर लेते तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार, मतलब हम पानी में भी नहीं जा सकते है ना। पानी में भी अगर आप स्विमिंग भी कर रहे हो तो आप 2-3 मिनट्स के लिए ठीक है स्टॉप कर सकते हो सांस लेना, एक बार आप एयर इनहेल कर दो, फटाफट से स्विमिंग कर लो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 2-3 घंटे 4-5 घंटे उसके अंदर रह लोगे बिना ब्रीथिंग की, नहीं, हम मछली नहीं है, मछली जल की रानी है बट हम नहीं है, है ना। तो 3 years लग जाएंगे डिफ्यूजन में, अगर एक एक सेल के पास पहुंचाना है तो डिफ्यूज करेंगे तो, इसीलिए तो हमारी बॉडी में एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, एक पिगमेंट होता है, उसी की वजह से फटाफट ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है एक एक सेल के पास, और बिल्कुल ही उसी प्रोसेस के साथ CO2 भी रिमूव हो जाती है। क्या होता है वो, एनी गेसेस, किसी को आइडिया है? हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो when the body size of animals is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. Instead, respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissues which are deficient in oxygen before releasing it. तो ये जो पिगमेंट है इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटर पिगमेंट बोलते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में हेल्प करना है, और ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन। सबको पता होगा ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, राइट। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी कर सकता है। देखिए, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है एक साथ, तो इसकी एफिनिटी अच्छी है उसको कैरी करने की। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ओके, आईबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसी की वजह से ही रेड कलर होता है। ओके, पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट का मतलब कोई कलर प्रोवाइड करना है, तो ये रेड कलर प्रोवाइड करता है। ओके,
तो जब भी जो छोटे छोटे एनिमल्स है, मतलब एनिमल्स नहीं बोल सकते हम, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे हम बोलते हैं, या दो तीन सेल्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में, तो ठीक है उनमें डिफ्यूजन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तो इनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल सेल्ड है, राइट। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में या लार्ज साइज के एनिमल्स में, या मल्टी सेलुलर हम बोलते हैं कि बहुत सारी सेल्स है, अब एक एक सेल के पास अगर आपको पहुंचाना है एयर, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस काम नहीं कर सकता, क्योंकि स्लो प्रोसेस है। एयर को पहुंचने में ही बहुत टाइम लगेगा, ऑक्सीजन को पहुंचने में ही बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए हाँ, बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन ही कैरी करेगा ऑक्सीजन को, लेकर के जाएगा एक एक सेल के पास, और वहां से CO2 कैरी करके लेकर के आएंगे, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा में भी एयर मिक्स हो, मतलब ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, CO2 मिक्स हो जाएगी, वो भी कैरी कर सकते हैं। तो ये पूरा कैसे कैरी करते हैं, कैसे कितने परसेंटेज ऑक्सीजन कैरी होती है, कितने परसेंटेज ऑक्सीजन प्लाज्मा में मिक्स होती है, ये सब हम आगे देख लेते हैं। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं बेसिकली, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से सेल के पास जाती है, ठीक है। तो इसको सेलुलर, आप इसको सेलुलर गैसियस एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले जो हमने पढ़ा था वो गैसियस एक्सचेंज था एल्वियोलाई एंड आपकी ब्लड वेसल्स के बीच में, बट अब ब्लड में मिक्स हो गई है एयर, ऑक्सीजन, और अब उसको सेल्स के पास पहुंचाना है। तो सेल्स के और ब्लड के बीच में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा वो हम देख रहे हैं, ओके। So, oxygen is transported through the blood. 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड बाई RBC, क्योंकि RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो 97% जो ऑक्सीजन है ना, वो RBC कैरी करेगी, मतलब हीमोग्लोबिन कैरी करेगा, और बाकी का 3% जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के पहुंचती है सेल के पास, ठीक है। Each hemoglobin molecule can bind to 4 molecules of oxygen forming oxyhemoglobin. तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, और वो बाइंड करके C क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही आगे एक एक सेल के पास पहुंचेगा, और वहां पे जाकर के सेल में जाकर के हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन सेल में ही रहेगी, हीमोग्लोबिन ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। The oxygen in the blood combines with hemoglobin when the concentration of oxygen is high in the blood. Okay, जब भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होगा तो हमेशा ऑक्सीजन ही हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी। अगर CO2 का कंसंट्रेशन हाई है तो फिर CO2 बाइंड करेगी, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई तो फिर तो ऑक्सीजन CO2 बाइंड नहीं, मतलब मेनली ऑक्सीजन तो हमें चाहिए, तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगी। तो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो, न्यूज़ देखते हो तो, कि सर्दियों में लोग जो है रात में अंगीठी जला करके सो रहे थे कमरे में, और फिर सुबह पता चला कि वो मर गए, है ना, उनकी डेथ हो गई। कैसे, क्या हुआ था, क्योंकि वो जो कोल या जो भी अंगीठी उन्होंने जलाई थी तो उसमें गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी उसमें, राइट। अब वो उन्होंने क्या करा है कि कहीं पे भी रोशनदान नहीं है उनके कमरे में, मतलब कोई भी विंडो वगैरह डोर वगैरह ओपन नहीं रखा, पूरा बंद करके रखा कि बहुत सर्दी लग रही है तो हम पूरा बंद करके रखेंगे। और उस बंद करने की वजह से क्या हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाई उस रूम से, पूरे रूम में फैल गई। अब ऐसा तो नहीं है ना सोते टाइम हम ब्रीदिंग नहीं करते हैं, वो तो कर ही रहे हैं। तो जैसे ही हम इनहेल करेंगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में जा रही है, हमारे लंग्स में एल्वेलाई तक पहुंच रही है, ठीक है। एल्वेलाई से डिफ्यूज होकर के ब्लड में चली गई। अगर उस टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा मिक्स हो गई ब्लड में, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बाइंड कर जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड में मिक्स हो जाएगी, और एक एक सेल के पास फिर पहुंचेगी। ऑब्वियसली ब्लड तो फ्लो कर रहा है ना पूरी बॉडी में, एक एक सेल के पास, तो वो तो जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली फिर वो पॉइजनस है हमारे लिए, या फिर वो बहुत ज्यादा हो गई तो फिर डेथ ही हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, और ऑक्सीजन अगर बाइंड नहीं कर पाए हीमोग्लोबिन के साथ तो आपकी सेल्स को, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगा, और सेल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तो नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, राइट, डेथ होगी। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी हम विंटर में कोल और ये सब यूज कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए, तो उस टाइम पे एटलीस्ट आप डोर या विंडो ओपन रखें ना, ताकि वो गैस वहां से पास होती रहे और आपको ऑक्सीजन मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं।
Oxyhemoglobin being unstable dissociates to release oxygen. Low oxygen, low pH and high temperature stimulate the dissociation process. मतलब बेसिकली होता क्या है, ये पार्ट जो है वैसे ये नीट लेवल का है, तो आपको बस इतना समझना है कि क्या होता है। जैसे ही अब देखो ऑक्सीजन डायरेक्टली तो नहीं पहुंच पा रही है सेल के पास, तो वो क्या करेगी, हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगी। सी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये देखो, ये रेड कलर का जो है पार्ट ये है हीमोग्लोबिन, और ये ब्लू वाला क्या है, ये ऑक्सीजन का पार्ट है, तो ये बना रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब ब्लड के साथ मिक्स होकर के एक एक सेल के पास जाएगी। जैसे सेल के पास जाएगी वहां पे क्या जरूरत है, सिर्फ ऑक्सीजन। तो ये दोनों फिर से रिवर्स ये वाली रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगी, और ऑक्सीजन जो है आपका रिलीज हो जाएगा सेल के अंदर, हीमोग्लोबिन फिर से ब्लड में ही रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जिस भी सेल के पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे लो पीएच होगा, वहां का पीएच लो होगा, ऑक्सीजन वहां पे कम होगी। रिक्वायरमेंट है मतलब क्या है, ऑक्सीजन कम है ना, तो ऑक्सीजन ब्लड में ज्यादा है बट उस सेल के पास कम है, तो हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेगी। तो इसी गैसेस क्या हाई से लो की तरफ मूव करेगी, तो लो ऑक्सीजन है तो इसका मतलब वहां पर इजीली पहुंच जाएगी ऑक्सीजन और डिसोशिएट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। अब कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा, आपको याद रखना है। ऑक्सीजन कैसे हो रही है, 97% हीमोग्लोबिन के थ्रू, 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व होंगे बस। CO2 is transported through the blood by the formation of कार्बामिना हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये क्या बनाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी, कार्बामिना हीमोग्लोबिन बनाते हैं। 20 to 25% of CO2 is transported by this way। इसके ना 3 पार्ट्स बनते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। फर्स्ट अगर हम बात करें 20 to 25% जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन के, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऐड हो जाएगी 20 to 25%। 75% बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगी एंड 7% डिसॉल्व हो जाएगी प्लाज्मा में। ठीक है, carbon dioxide is more soluble in water than oxygen is and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि जो ब्लड के अंदर वाटर है, मतलब मेनली वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाती है, तो इसीलिए मेनली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में या डिसॉल्व फॉर्म में ज्यादा चली जाती है। बट आपका जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ अच्छे से बाइंड होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा reaction, carbon dioxide molecules reversibly attaches to an amino portion of hemoglobin। तो यहाँ पे CO2 जो है आपका ये हीमोग्लोबिन से अटैच होकर के HbCO2 यानी कार्बामिना हीमोग्लोबिन बना रहा है, और ये ब्लड के साथ मिक्स होकर के एल्वेलाई तक पहुंच जाएगा। ठीक है, वहां पे फिर CO2 अलग हो जाएगी, CO2 एल्वेलस में चली जाएगी, और जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में ही रहेगा। ये आपका होता है 20 to 25%। ओके, फिर उसके बाद 70% बाइकार्बोनेट बनता है। तो मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस इन द प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में क्या होता है, हमारी जो ब्लड है उसमें क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एक एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो उसी की वजह से CO2 इजीली मिक्स हो जाती है वाटर के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स डिफ्यूजेस इनटू द रेड ब्लड सेल वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट आयन। तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेड ब्लड सेल में जाएगा, वहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है, उसी की वजह से क्या होगा, वो बाइकार्बोनेट यानी HCO3- में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पूरा एल्वुलस तक पहुंचेगा, और एल्वुलस में जाकर के ये पूरा फिर ये जो है रिएक्शन जो है ये रिवर्स हो जाएगी, CO2 अलग हो जाएगी, वाटर अलग हो जाएगा, वाटर आपका आपके ब्लड में ही रहेगा, और CO2 एल्वुलस में चली जाएगी और वहां से हम बॉडी से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है 20 to 25% CO2 जो है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में ट्रांसपोर्ट होगी, 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट and 7% in as dissolved in plasma। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। अब और कुछ एनसीईआरटी की टॉपिक है वो हम कवर कर लेते हैं। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वुलाई। ये मैंने आपको बता ही दिया पहले कि एल्वुलाई में रिलीज हो जाएगा। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। तो जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं
या एक्सहेलेशन का जब भी प्रोसेस होगा ना, तो सारी एयर रिमूव नहीं होती है, वहाँ पे एयर रहती है, आपके लंग्स के अंदर थोड़ी सी एयर प्रेजेंट होगी, तो उसी को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, जो एयर बचती है, ताकि क्या होगा कि वो एयर बचती है तब जब तक आप इनहेल या एक्सहेल कर रहे हो, तो सफिशिएंट टाइम मिलेगा ऑक्सीजन को वापस इनहेल करने में और एक्सहेल करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। मतलब आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंसेस है, या बेसिकली क्या एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सबको पता है जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो कैसे एयर इनहेल करते हैं, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व है एयर, मतलब ऑक्सीजन मेनली उसको ऑब्टेन करते हैं, राइट। तो वाटर में ऑक्सीजन कम होती है एज कम्पेयर टू हमारे एयर में जो प्रेजेंट है, तो बेनिफिट किसको ज्यादा है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ज्यादा है। तो जब भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इनहेलेशन या रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं ना, तो वो फास्ट फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। Aquatic organisms obtain oxygen for their respiration from water. Water has about 1% oxygen in a dissolved state. Terrestrial organisms obtain oxygen directly from the air, and the oxygen content of air is 21%. So terrestrial organisms are in a favorable position to obtain the required oxygen without too much work, है ना, क्योंकि 21% है हमारे पास, तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे से इनहेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। ऑन द अदर हैंड, aquatic animals which extract oxygen from water have to perform more vigorous and rapid breathing to obtain the required oxygen. A fish will breathe 100 times per minute as compared to 14 to 20 per minute in humans. ठीक है, तो 100 टाइम्स पर मिनट वो ब्रीथ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास वाटर में उतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है कि वो एक बार में जो है इनहेल कर पाए। ओके, सो हमारा जो टॉपिक है रेस्पिरेशन का, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी आपको। आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड अगर कुछ और बचा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगी, देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, बी हैप्पी, और आपकी स्टडी करते रहिए टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू।